जब कभी ज़िंदगी में पैर टिगमिगाने लगे तो ये चार पंक्तियाँ याद कर लीजिएगा कि टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं मंजिल अपनी, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लेसन, प्रमुख परमाणु मॉडल। साथियों, परमाणु की संरचना को समझाने के लिए जो पहला मॉडल दिया गया था वो था थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो इसे अब समझते हैं। तो एक बार इसको हम लाइटली पहले रीड करते हैं, उसके बाद हम हमारी लैंग्वेज में इसे आराम से समझेंगे। तो देखते हैं कि सर्वप्रथम थॉमसन द्वारा ही 1904 में परमाणु के संबंध में प्रतिरूप मॉडल तैयार किया गया। यानी हमें एक बात, यानी प्रत्येक पैराग्राफ से एक क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम से उठने के चांस है। तो इस पैराग्राफ से कौन सा क्वेश्चन आने के चांस है कि सबसे पहला परमाणु मॉडल किसने दिया था, तो वो दिया था थॉमसन ने। ये बात हमें याद रखनी है। अब थोड़ा आगे चलते हैं कि थॉमसन ने कैथोड किरणों पर कुछ प्रयोग करके इलेक्ट्रॉन की खोज की तथा परमाणु की प्रवृत्ति की भी व्याख्यान की। ठीक है, तो इस पैराग्राफ से कौन से क्वेश्चन उठने के चांस है कि थॉमसन ने किन किरणों पर प्रयोग किए थे, तो कैथोड किरणों पर। यह बात हमें याद रखनी ही है। दूसरा कि थॉमसन ने किस चीज़ की खोज की थी, तो थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अब आगे चलते हैं कि थॉमसन के परमाणु मॉडल को त्रिभुज या प्लम पुडिंग परमाणु मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। थॉमसन ने अपने प्रयोगों द्वारा यह बात प्रस्तुत की थी कि परमाणु गोल आकृति के होते हैं तथा परमाणु में धनावेश युक्त अनगिनत कण मौजूद होते हैं और ऋणावेश युक्त कण इलेक्ट्रॉन भी इसमें उपस्थित रहते हैं। तो देखो, थॉमसन ने क्या बताया था कि थॉमसन के परमाणु मॉडल को पहली बात तो त्रिभुज या प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं। दूसरी बात, परमाणु गोल आकृति के होते हैं, यह भी बात थॉमसन ने सबसे पहले बताई। और परमाणु में धनावेश युक्त अनगिनत कण भी पाए जाते हैं। ठीक है, और ऋणावेश युक्त कण भी पाए जाते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये बातें थॉमसन ने बताई। कौन कौन सी? कि परमाणु गोल आकृति के होते हैं, इसमें धनावेश युक्त अनगिनत कण होते हैं और ऋणावेश युक्त कण भी होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं कि ये दोनों कण, कौन कौन से कण? इलेक्ट्रॉन और जो धनावेशित कण थे वो इस प्रकार स्थिति बनाए रखते हैं जैसे तरबूज के भीतर इसके बीज थोड़ी दूरी पर स्थित होते हैं, या पुडिंग में किशमिश या चेरी अलग अलग फैली हुई स्थिति में होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। यानी जो थॉमसन है उन्होंने बताया कि जो परमाणु होते हैं उसमें धनावेश और इलेक्ट्रॉन इस प्रकार स्थित होते हैं जैसे तरबूज में लाल वाला भाग तो हम धनावेश माने और बीजों को इलेक्ट्रॉन तो उसी प्रकार से स्थित होते हैं। इस कारण से थॉमसन के परमाणु मॉडल को तरबूज या प्लम पुडिंग मॉडल के रूप में जाना जाने लगा। यानी उन्होंने तरबूज से इसकी तुलना की, इसीलिए इनके मॉडल को तरबूज मॉडल भी जाना जाने लगा। थॉमसन के द्वारा पेश किए गए वाक्यों के अनुसार परमाणु में विद्युत के धन आवेश वाले कण व ऋण आवेश युक्त इलेक्ट्रॉन कण समान रूप से फैले हुए होते हैं। इस कारण धनावेश कणों की बराबरी ऋणावेश कणों से होने से परमाणु उदासीन प्रकृति का हो जाता है। यानी थॉमसन ने क्या बताया कि विद्युत के धन आवेश वाले कण और इलेक्ट्रॉन ये दोनों समान रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, परमाणु की प्रकृति उदासीन हो जाती है। ये वाली बात थॉमसन ने बताई। लेकिन थॉमसन के परमाणु मॉडल में भी कुछ कमियां रह गई। तो कौन कौन सी कमियां थी, हम देखते हैं कि थॉमसन ने परमाणु के मध्य भाग में स्थित नाभिक या केंद्र की उपस्थिति के संबंध में न कोई व्याख्या की गई थी और न कोई जानकारी दी गई थी। यानी थॉमसन के परमाणु मॉडल में जो परमाणु में नाभिक होता है उसकी कोई भी व्याख्या नहीं की गई थी। आगे कि परमाणु में पाए जाने वाले उदासीन प्रवृत्ति के कण न्यूट्रॉन के अस्तित्व का भी उल्लेख नहीं किया गया था, अपितु यह कहा गया था कि परमाणु स्वयं आवेश विहीन होता है। तो दरअसल क्या होता है कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के अलावा न्यूट्रॉन पाया जाता है।
लेकिन इसके बारे में थॉमसन ने कोई भी बात नहीं बताई थी। आगे देखिए कि थॉमसन ने बताया कि तरबूज में पाए जाने वाले बीजों की भांति परमाणु के धनावेश युक्त कण प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन भी बिखरे हुए रहते हैं। इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति की व्याख्या नहीं की थी, जबकि बाद में हुए नए प्रयोगों व शोधों के आधार पर दूसरे विज्ञान विशेषज्ञों द्वारा ये तथ्य पेश किए गए कि प्रोटॉन नाभिक के भीतर की तरफ स्थित रहते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चारों ओर गति करते रहते हैं। तो दरअसल होता क्या है कि जो प्रोटॉन है वो नाभिक में स्थित होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। लेकिन थॉमसन ने क्या बताया था कि प्रोटॉन यानी प्रोटॉन के बारे में इन्होंने इसका नामकरण नहीं किया था, लेकिन जो धनावेशित कण है और इलेक्ट्रॉन है ये तरबूज में जैसे बीज और लाल वाला भाग पाया जाता है उस प्रकार से स्थित होते हैं, जो कि बात बिल्कुल गलत थी। एक ये वाली कमी इन्होंने छोड़ दी थी। आगे थोड़ा और हम इसकी कमियों को डीपली हम जानते हैं कि प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन के क्रमशः धनावेश व ऋणावेश से युक्त होने पर तथा साम्यता के साथ एक दूसरे के आसपास स्थित होने पर ये दोनों विपरीत होने के कारण एक दूसरे को आकर्षित करके आपस में टकराकर स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। इस कारण परमाणु में विद्युतावेश नहीं होगा। थॉमसन द्वारा रखे गए इस पहलू द्वारा भी सत्यता प्रमाणित नहीं हुई थी। दरअसल होता क्या है कि जो आवेशों की हम बात करते हैं तो जो विपरीत आवेश होते हैं यानी प्लस और माइनस या माइनस और प्लस, ये दोनों आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं यानी पास आने की कोशिश करते हैं, जबकि एक ही आवेश यानी प्लस प्लस या माइनस माइनस दरअसल प्रतिकर्षित होते हैं यानी कि एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन थॉमसन के द्वारा जो मॉडल दिया गया था उसमें जो प्लस और माइनस वाले भाग निश्चित रूप से निश्चित जगह पाए जाते हैं। अब निश्चित जगह पाए जाएंगे तो इनमें क्या होगा, आकर्षण होगा और ये दोनों पास आएंगे और आपस में टकराकर नष्ट हो जाएंगे। लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, यानी ये भी एक इनकी कमी बनकर रह गई। अगला मॉडल देखते हैं रदरफोर्ड का मॉडल। तो रदरफोर्ड ने अपने मॉडल को एक प्रयोग के द्वारा समझाया था, तो उस प्रयोग को हम समझते हैं कि रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में रेडियो एक्टिव स्रोत से उत्पन्न तेज गति के अल्फा कणों को सोने की पन्नी, जो सोने की पन्नी है वो 100 नैनोमीटर मोटाई की थी, से टकराया और उसके परिणामों का अवलोकन किया, जिससे हम निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए। उन्होंने जो प्रयोग किए थे सोने की जो अल्फा कणों की पन्नी के ऊपर, उससे क्या क्या निष्कर्ष निकले वो हम देखते। लेकिन इस पैराग्राफ से एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि रदरफोर्ड ने किन कणों का उपयोग किया था। तो रदरफोर्ड ने अल्फा कणों का उपयोग किया था और सोने की पन्नी का उपयोग किया था प्रयोगों में, ये बात हमें याद रखनी है। अब जो इनके प्रयोग के दौरान निष्कर्ष निकले उन्हें हम देखते हैं कि रेडियो एक्टिव स्रोत से तेज गति वाले अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी से बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गए, जिससे यह सिद्ध होता है कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है तथा इसमें किसी भी प्रकार का कोई आवेश यानी धनावेश या ऋणावेश नहीं होता है। डायग्राम में आपको दिख रहा है कि ज़्यादातर जो अल्फा कण थे वो सीधे निकल गए। अब अल्फा कण सीधे क्यों निकलेंगे, क्योंकि अल्फा कणों पर किसी प्रकार का बल यानी कि आकर्षण या प्रतिकर्षण कार्य नहीं किया। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कब कार्य नहीं करेगा, जब आसपास कोई आवेश नहीं होगा, यानी कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली था। ये बात पहले जो निष्कर्ष है उससे सिद्ध होती है। आगे देखिए कि कुछ अल्फा कण सोने की पन्नी द्वारा बहुत छोटे कोणों पर विक्षेपित हुए, जो ये सिद्ध करता है, जिससे यह निष्कर्ष निकला कि परमाणु में बहुत कम धनावेशित कण है, यानी बहुत कम कण जो है वो विक्षेपित हुए, वो भी थोड़े से कोणों पर, जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। ये बात क्या प्रमाण देती है कि इसमें बहुत ही कम धनावेश या आवेश पाया जाता है। आगे देखिए तीसरा निष्कर्ष क्या निकला कि बहुत ही कम कण लगभग 20,000 में से एक कण 180 के कोण पर विक्षेपित हुए, जिससे यह सिद्ध होता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित होता है। यानी 20,000 में से सिर्फ एक कण वापस लौट कर आया, जिससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु में बहुत ही कम आयतन में धनावेश स्थित होता है, जिसे हम नाभिक बोलते हैं।
तो उपरोक्त परिणामों के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। तो पहला मॉडल इन्होंने, पहला जो पॉइंट है फाइनली वो क्या दिया कि परमाणु का धनावेश तथा द्रव्यमान एक अत्यंत सूक्ष्म भाग में स्थित होता है। अत्यंत सूक्ष्म भाग को ही रदरफोर्ड ने नाभिक या न्यूक्लियस का नाम दिया। एक बात याद रखिएगा कि जो परमाणु का नाभिक है इसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे देखिए, दूसरा क्या इन्होंने पॉइंट दिया फाइनली कि परमाणु में उपस्थित ऋणावेशित कण नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथ में परिक्रमा करते हैं। यानी जो ऋणावेशित कण जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं वो निश्चित वर्ताकार पथों में गति करते हैं। ये वाली बात भी रदरफोर्ड ने बोली। अब फिर भी कुछ कमियां इनके मॉडल में भी रह गई। तो कौन कौन सी कमियां इनके मॉडल में थी वो देखिए कि ऋणावेशित कण नाभिक के चारों ओर निरंतर वर्ताकार पथ में परिक्रमा करते रहते हैं, किंतु उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि ये ऋणावेशित कण अनंत समय तक अपनी ऊर्जा संरक्षण कैसे करेंगे, क्योंकि निरंतर गति करने वाले किसी भी कण की ऊर्जा में कमी होगी और अंततः ऊर्जा विहीन होकर वह नाभिक में गिर जाएगा और परमाणु समाप्त हो जाएगा। दरअसल क्या होता है कि जब भी कोई कण जो इस सृष्टि में निर्मित है वो अगर निरंतर गति करेगा तो धीरे धीरे उसकी ऊर्जा कम होगी और ऊर्जा कम होने के कारण वो फिर से अपनी साम्यावस्था यानी कि शांत हो जाएगा। लेकिन रदरफोर्ड ने जैसा बताया था कि इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में निरंतर गति करते हैं। अब गति करते हैं तो होगा क्या, उनकी भी ऊर्जा क्या होगी, कम होनी चाहिए और वो नाभिक के पास जाके गिर जाने चाहिए और नष्ट हो जाने चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। इस बात को रदरफोर्ड नहीं समझा पाए। अगला मॉडल देखिए, नील्स बोर का परमाणु मॉडल। इनको हम समझते हैं कि नील्स बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहा जाता है। इन कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। तो नील्स बोर ने बताया कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। इन कक्षाओं को उन्होंने क्या बोला, विविक्त कक्षा बोला। और चक्कर लगाने के लिए इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो उन्हें अपकेंद्रीय बल के द्वारा प्राप्त होती है। अब ये अपकेंद्रीय बल क्या होता है और कैसे मिलता है, हम उसे आगे समझते हैं। कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन तथा इसमें उपस्थित प्रोटॉन के कारण इनके मध्य आकर्षण बल उत्पन्न होता है, जिसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। इसी अपकेंद्रीय बल के कारण इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में निरंतर गति करते रहते हैं। दरअसल हमने अभी जाना था कि दो विपरीत आवेशित चीज़ों में आकर्षण बल होता है और वो निश्चित दूरी पर अपनी स्थिति बनाए रखते हैं। हम जानते हैं नाभिक में प्रोटॉन पाया जाता है, यानी कि धनावेश होता है, और बाहर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन यानी ऋणावेश होता है। तो इन दोनों के मध्य निश्चित आकर्षण होता है, निश्चित दूरी बनी रहती है, जिसी को हम अपकेंद्रीय बल बोलते हैं, और ये निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। आगे देखिए, अतः नील्स बोर के परमाणु मॉडल से यह बात स्पष्ट होती है कि इलेक्ट्रॉन को अपकेंद्रीय बल नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन के द्वारा ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो नील्स बोर ने दिया कि नील्स बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर भिन्न भिन्न कक्षाओं में वर्ताकार पथ में गति करते हैं। भिन्न भिन्न कक्षाओं में ऊर्जा का स्तर भी भिन्न भिन्न होता है, अर्थात जो कक्षा नाभिक के समीप होगी उसमें ऊर्जा का स्तर सबसे कम तथा जो कक्षा नाभिक के सबसे दूर होगी उसमें ऊर्जा का स्तर सबसे अधिक होगा। यानी नील्स बोर ने एक बात बताई कि जो कक्षा नाभिक से दूर होगी उसमें ऊर्जा का स्तर अधिक होगा, जो नाभिक के पास होगी उसमें ऊर्जा का स्तर कम होगा। ये बात नील्स बोर ने बताई। अब जो रदरफोर्ड के मॉडल की कमी थी, जिन्हें वो समझा नहीं पाए थे, उसको नील्स बोर ने समझाया था। कैसे समझाया था देखिए, कि अपने परमाणु मॉडल में रदरफोर्ड ये सिद्ध नहीं कर पाए कि इलेक्ट्रॉन अनंत समय तक अपनी ऊर्जा का निर्धारण कैसे करते हैं। इसका उल्लेख नील्स बोर ने अपने परमाणु मॉडल में किया। तो क्या बताया इन्होंने कि इलेक्ट्रॉन द्वारा गति करते समय परमाणु की कक्षाओं में ऊर्जा का निर्धारण होता है, जिस कारण इलेक्ट्रॉन में विकिरण को उत्सर्जन नहीं होता। अतः विकिरण का उत्सर्जन ना होने के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक के भीतर नहीं गिर सकते। तो जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो ये एक विकिरण उत्पन्न करते हैं।
जिस विकिरण के कारण इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा की पूर्ति करते हैं और इनकी ऊर्जा का ना ह्रास होता है और ना ही इन्हें चक्कर काटकर नाभिक में गिरने की आवश्यकता होती है। ये बात नील्स बोर ने समझाई। लेकिन फिर भी नील्स बोर के परमाणु मॉडल में भी कुछ कमियां रह गई, जो हम देखते हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन के निरंतर गतिशील रहने के कारण ऊर्जा के स्तर में भी परिवर्तन होता रहता है, जिससे इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं में भी परिवर्तन होता रहता है। इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं में परिवर्तन के कारण स्पेक्ट्रम रेखाओं का सर्जन होता है कि जब इलेक्ट्रॉन गति करता है तो उसकी कक्षाओं में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। अब परिवर्तन के कारण स्पेक्ट्रमी रेखाओं का निर्माण होता है, लेकिन इस बात को नील्स बोर नहीं समझा पाए थे। ये वाली एक कमी रह गई थी। दूसरी कमी क्या थी कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण इन स्पेक्ट्रम रेखाओं में विभाजन होता है, जिसे जीमान प्रभाव कहते हैं। कि इलेक्ट्रॉन में गति के कारण जो स्पेक्ट्रम रेखाएं बनती है उनको जब चुंबकीय क्षेत्र में लेकर जाते हैं तो उनमें क्या होता है, विभाजन होता है, जिसे जीमान प्रभाव बोलते हैं। इस बात को रदरफोर्ड नहीं समझा पाए थे। आगे कि विद्युत प्रभाव वाले क्षेत्र में स्पेक्ट्रम रेखाओं में विभाजन की क्रिया से पड़ने वाले प्रभाव को स्टोर्क प्रभाव कहते हैं। यानी जब उन्हीं स्पेक्ट्रमी रेखाओं को विद्युत क्षेत्र में लेके जाते हैं तो भी वहाँ पे विभाजन होता है, जिसे स्टोर्क प्रभाव बोलते हैं। इस बात को भी नील्स बोर नहीं समझा पाए थे। ये वाली एक कमी रह गई थी। दोस्तों, वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।